मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 11 में डिस्कस किया अबाउट द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोगों ने 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम, 5, 6, 8 किंगडम सिस्टम तक हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि क्यों ज़रूरत पड़ा, वाई देयर इज नीड टू इलेबोरेट और मोर इलेबोरेट द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 2 से लेके 8 तक कैसे बढ़ा। 2 किंगडम सिस्टम में क्या था, जो कैरलस लिनियस दिए थे। 3 किंगडम सिस्टम जो अर्नेस्ट टिकर दिए हैं। 4 किंगडम जो कोपलैंड दिए हैं। 5 किंगडम आर.एच. व्हिटेकर दिए हैं। 6 किंगडम जो कार्ल वुर्स्ट दिए हैं। नाउ फाइनली 8 किंगडम सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा, जो दैट इज गिवन बाय द कैवलियर एंड स्मिथ, जिसमें उन्होंने प्रोटोजोआ को भी 2 क्लास में डिवाइड किया था। अलॉन्ग विद उन्होंने प्रोमिस्टा को एक अलग से फाइल बनाया था, जिसमें उन्होंने ब्राउन एल्गी को पुट किया था, बिकॉज ब्राउन एल्गी का जो क्लोरोफिल होता है वो उसके क्लोरोप्लास्ट न होकर उसके साइटोप्लाज्म में होता है। इसी की बेसिस पे उन्होंने ब्राउन एल्गी को अलग से क्लास प्रोमिस्टा बनाया था, जिसके बेसिस पे टोटल 8 किंगडम सिस्टम बना था। अब उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक किंगडम को डिटेल व्यू में स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो किंगडम सिस्टम हमारा आता है किंगडम मोनेरा। ठीक, अगर किंगडम मोनेरा के बेसिक फीचर, ठीक है, अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करेंगे हम लोग, क्या कहते हो, दीज आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मतलब हमने सिंपल शब्द क्या है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस बियरिंग ऑर्गेनिज्म। प्रिमिटिव न्यूक्लियस बियरिंग ऑर्गेनिज्म। What is the meaning of primitive nucleus? क्योंकि आप लोग अभी क्लास 10 से 11th में आए हो और प्रीवियस सेक्शंस में क्लास 9th में आपको इसके बारे में जरूर थोड़ा बहुत कुछ डिस्कस किया गया होगा। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के प्रिमिटिव न्यूक्लियस के बारे में आपको थोड़ा बताया गया होगा, ज़्यादा नहीं, आपको लेवल के हिसाब से बताया गया होगा। अब थोड़ा यहाँ पर हम लोग इसको इलेबोरेट करके समझते हैं। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब इसको हम लोग also called as न्यूक्लियोइड, ठीक है, इसको हम लोग न्यूक्लियोइड के नाम से भी जानते हैं। द प्रिमिटिव न्यूक्लियस also called as न्यूक्लियोइड, ठीक है। अब प्रिमिटिव न्यूक्लियस अगर टर्म आपका है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, तो एक टर्म आपका और होगा एडवांस न्यूक्लियस, ठीक है। एक टर्म आपका और होगा, इसी से मिलता जुलता एडवांस न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवांस न्यूक्लियस? इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। और चीज, अब अगर एडवांस न्यूक्लियस और प्रिमिटिव न्यूक्लियस के बीच में थोड़ा कंपैरिजन देते हैं, बेसिक कंपैरिजन देते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि एडवांस न्यूक्लियस है ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इसके पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास, जिसकी चारों जो मतलब जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है, उस जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन होती है कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसलिए उसको हम बोलते हैं एडवांस न्यूक्लियस। वेयर एज इन प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यहाँ पे देयर इज
नो एनी साइन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कोई भी साइन नहीं होता है इसमें। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, बात ध्यान समझिए इसको, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और ये है मान लीजिए आपकी सेल, ठीक, और ये हो गया आपका जेनेटिक मटेरियल, ये हो गया हमारा जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो और ये जेनेटिक इस चारों तरफ क्या है इसका, इस चारों तरफ का साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियस क्या है, व्हाट इज न्यूक्लियस? तो कहोगे आप कि न्यूक्लियस इज द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, ठीक है। यानी अगर प्रोकैरियोटिक सिस्टम में आपको बताना हो कि न्यूक्लियस क्या है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड मतलब क्या है, इसका मतलब ये है द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म where genetic material is present, genetic material is present। जहां पर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है, सेल के साइटोप्लाज्म के उसी पार्ट को हम लोग किस नाम जानते हैं, दैट वी कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा कि न्यूक्लियोइड क्या होता है। तो इन किंगडम मोनेरा basically that type of organisms are present which have prokaryotic type of system, that is which have primitive type of nucleus, that is does not have a well defined nuclear membrane। So the genetic material is present here and there in the cell। सेल में जेनेटिक मटेरियल कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है और जहां पर वो प्रेजेंट होगा उस पूरे पार्ट को आप क्या बोलेंगे, दैट होल पार्ट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसमें डिस्कस और इसके बारे में करते हैं। देखिए बेसिक फीचर्स ऑफ, या इसमें पहले से देखिए इन किंगडम मोनेरा द बैक्टीरिया are present in this। इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, द बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, और बताया हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया इस बात को। वन इज आर्की बैक्टीरिया एंड अनदर वन इज यू बैक्टीरिया। तो दोनों टाइप की बैक्टीरिया के बारे में हम लोग इसी किंगडम में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए बैक्टीरियल सेल, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। एक बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग अपनी बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। देखिए सब लोग ध्यान से, सबसे बाहर आप चाहो इसको राउंड बनाइए, चाहे आप इसको क्या बनाइए, स्क्वायर बनाइए, ये आप पर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि हम स्क्वायर बना रहे हैं तो आप लोग स्क्वायर समझिएगा, राउंड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया का शेप बहुत ही वैरी करता है, इसके बेसिस पे बैक्टीरियल का क्लासिफिकेशन भी होता है, लाइक कोकाई है, बैसिलस है, स्पाइरिलम है, कॉमा शेप है, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। किसी बैक्टीरिया का फिगर बना सकते हो, ठीक है ना, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब ये रहा सबसे आउटर मोस्ट सेल, सेल का पार्ट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं,
दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा सेल वॉल है। दिस इज आवर सेल वॉल। लेकिन सेल वॉल सबसे आउटर मोस्ट नहीं है, इसके बाहर एक लेयर और होती है। आप ध्यान से देखोगे ऐसे एक लेयर इसकी चारों तरफ और पाई जाती है। This is called as glycocalyx proteins. Glycocalyx. Okay. This glycocalyx, अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं हम लोग। This glycocalyx is of carbohydrate rich structure, also have amino acids। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन। बात सब ध्यान समझिए। The glycocalyx, the outermost layer of the bacterial cell, it is a carbohydrate rich structure, also have अमीनो एसिड। अमीनो एसिड भी होता है जिसको हम लोग प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, दिस ग्लाइकोकैलिक्स एग्जिस्ट इन टू शेप। ठीक है, इट एग्जिस्ट इन टू शेप या टू स्ट्रक्चर्स, दो स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज slime layer, second is called as capsule। slime layer और capsule। slime layer क्या होता है, it is soft layer। it is soft layer, whereas capsule it is hard layer। ये hard layer होती है। ठीक है, slime layer is soft layer, whereas capsule is hard layer। अब कहोगे सर ये सॉफ्ट भी है, ये आपका हार्ड भी है, तो डिपेंड करता है इसके फिजिकल इन्वायरमेंट की बेसिस पे। ठीक है, अगर फिजिकल इन्वायरमेंट आपका फेवरेबल है, फेवरेबल फिजिकल इन्वायरमेंट है, फिजिकल एनवायरमेंट है, ठीक है, तो स्लाइम लेयर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो वही ग्लाइकोकैलिक्स आपका कैप्सूल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा। सेकेंड पॉइंट, जो बैक्टीरिया नॉन पैथोजेनिक होती हैं, नॉन पैथोजेनिक होती हैं, उनके पास स्लाइम लेयर पाई जाती है, और जो बैक्टीरिया आपकी पैथोजेनिक होती हैं, डिजीज कॉजिंग होती हैं, उनमें कैप्सूल पाई जाती है। ठीक है, बात जैसे सुनिएगा। The presence of glycocalyx depend on the type of bacteria or bacteria present in which type of environmental condition। Non-pathogenic slime layer, pathogenic capsule, favorable है slime layer, unfavorable है capsule। यानी एक ही लेयर आपका अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और यही ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया सरफेस को स्मूथनेस भी प्रोवाइड कराती है। दिस आल्सो प्रोवाइड
smoothness to बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरियल सेल को स्मूथनेस प्रोवाइड कराती है। यही कारण होता है कि गर्मियों के बाद जब बरसात होता है तो आप कभी ध्यान दें, जब बरसात में जब क्या होता है आपका, पहली बार जब बरसात होती है मिट्टी के ऊपर पड़ती है तो उसमें से एक अलग स्मेल आती है। एक्चुअली में वो स्मेल क्या होती है, वो स्मेल आपकी जो होती है वो स्ट्रेप्टोकॉकस टाइप बैक्टीरिया उस मड में पाई जाती है, उस डस्ट में पाई जाती है, वही आपका स्मेल प्रोवाइड या ऑर्डरनेस प्रोवाइड कराती है। और जैसे ही आपका गर्मी के बाद बरसात मौसम आता है, कंडीशन अनफेवरेबल से फेवरेबल होते हैं, तो वो जो आपकी स्लाइम लेयर, आपकी जो ग्लाइकोकैप्सूल होती है वो कैप्सूल्स फॉर्म से किस फॉर्म में आ जाती है, स्लाइम लेयर फॉर्म में चली जाती है। और वो स्लाइम लेयर वाली बैक्टीरिया कहाँ है आपका, उस मड में होती है। इसलिए जब आपका मिट्टी में आप चलते हो तो आपके पैर फिसलते हैं, तो पैर जो फिसलते हैं उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर आपका यही होता है, कौन, ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होता है, जो बैक्टीरियल सरफेस को स्मूथनेस भी प्रोवाइड कराता है। सेकंड, इंटरनल टू ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड लेयर जो आपकी होती है दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल। ये होती है सेल वॉल, सेकंड लेयर ऑफ द बैक्टीरियल सेल दैट इज सेल वॉल। ठीक है, द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज आल्सो कॉल्ड एज पेप्टाइडोग्लाइकॉन। ठीक है, इसको हम लोग पेप्टाइडोग्लाइकॉन या म्यूरिन के नाम से भी जानते हैं, आल्सो कॉल्ड एज म्यूरिन। इसके बारे में डिटेल रिव्यू हम लोग आगे पढ़ेंगे, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का नेचर क्या है, कंपोजिशन क्या है, उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली लेयर हो गई क्या, ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरी लेयर क्या हो गई, सेल वॉल। नेक्स्ट अब इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर देखोगे आप तो थर्ड लेयर आती है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीसरी लेयर कौन सी आती है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो ब्लू कलर से बना रहे हैं आपको हम, जो दिख रहा है ग्रीन कलर वाला सेल वॉल, येलो कलर वाला आपका ग्लाइकोकैलिक्स और ब्लू कलर वाला जो आपको दिख रहा है ये हो गया क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं कहीं फोल्डेड भी होती है। ठीक है, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो फोल्डेड एट सम प्लेसेस। ठीक है, इसके बारे में बता रहे हैं आपको अभी हम। ये हो गया हमारा क्या, दिस इज अवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको डिटेल स्टडी आपको इसी क्लास में आपको थर्ड यूनिट में करनी है। ठीक है, जहाँ पे आपको कंपोजिशन ऑफ सेल के बारे में बताएंगे, वहाँ बताएंगे आप लोग को, लेकिन कुछ डिटेल कुछ इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ जरूर बताएंगे। फिलहाल अभी आप ये देखिए कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल होती है, इट इज फोल्डेड एट सम प्लेसेस, दिस फोल्डिंग्स आर कॉल्ड एज मेसोसोम। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं किस नाम से, मेसोसोम, is called as mesosome. This mesosome is the site of respiration. Site of respiration. ये respiration की साइट होती है। लाइक जो हमारे यूकैरियोटिक सेल में जो काम आपकी माइटोकॉन्ड्रिया करती है वो काम यहाँ पे कौन करता है, मेसोसोम करता है। इसके अलावा एक काम और होता है, थ्रू दिस साइट bacterial cell division takes place. Through this site bacterial cell division takes place. Bacterial cell division takes place. यहीं से आपको क्या होता है, यहीं से बैक्टीरियल सेल डिवीजन भी प्रोसेस होता है। ठीक है ना, कहाँ से, मेसोसोम से। ठीक, उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर पूरा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अब एक चीज और, अगर आपसे हम ये क्वेश्चन पूछें कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल वेयर एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिफरेंस क्या है, वैसे डिफरेंस देखा जाए तो पढ़ा जाए तो सेल वॉल में डिफरेंस है। सेल वॉल आपका प्लांट सेल का अलग टाइप का होता है, फंजाई का अलग टाइप का होता है, बैक्टीरियल सेल का अलग टाइप का होता है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में हम लोग हर एक यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सेल वॉल के बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, बता देंगे आपको। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अगर हम लोग यही पढ़ें तो हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, ऑफ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, ये कैसे होती है, इज ऑफ सेलेक्टिव परमिएबल।
ठीक है, ये क्या होता है, सेलेक्टिव परमिएबल होता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल इज ऑफ सेलेक्टिव परमिएबल। ये सेलेक्टिव परमिएबल होती है, मतलब सेलेक्टेड कंपोनेंट्स को ये आपका सेल के अंदर और सेल के बाहर लाने का काम करती है। Whereas the plasma membrane of eukaryotic cell like us, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है that is of semi permeable in nature। इस बात को क्या देखिए दोनों डिफरेंस कि what is the basic difference between the plasma membrane of bacterial cell as well as plasma membrane of eukaryotic cell. The plasma membrane of bacterial cell is selective permeable, means it only allows certain component in or out cell, whereas the plasma membrane of eukaryotic cell is of semi permeable, that allows basically solvent inside cell or outside cell, and for this solvent there is special carrier molecules present over the plasma membrane that allow the entry of solutes inside या outside of the cell। ठीक है, इसके बाद ये आपकी पूरा इंटरनल कंपोनेंट जो आप देख रहे हो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। दिस इज होल कंपोनेंट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इस साइटोप्लाज्म में ही आपका कहीं पे सपोज दैट यहाँ पर, ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियोइड रीजन। ठीक है, ये क्या हो गया, ये न्यूक्लियोइड रीजन हो गया। न्यूक्लियोइड रीजन करने मतलब जहां पर बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल क्या है आपका प्रेजेंट है। ठीक है, यहीं पर बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल यहीं पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके बाद कंपोनेंट की बात करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट देखिए भाई, ये हो गया, मान लीजिए एक कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट ये हो गया राइबोसोम। राइबोसोम राइबोसोम इज बेसिकली रिस्पांसिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल होता है। एंड द टाइप ऑफ राइबोसोम व्हिच इज प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल is of 70S. There are two types of ribosome. One is 70S, one is 80S. Also you studied in your earlier classes, class 11, class 9th में पढ़ा होगा आपने कि one is 70S and one is 80S. In which 70S type of ribosome is present in eukaryotic cell, whereas 80S type of ribosome is present in 70S type of ribosome is present in prokaryotic cell, whereas 80S present in यूकैरियोटिक सेल। एस मींस सेल्बर्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको जब सेल टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो वहां बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद ये हो गया एक दूसरा कंपोनेंट कॉल्ड एज कार्बोक्सिसोम। कार्बोक्सिसोम कार्बोक्सिसोम जहां पे क्या स्टोर होता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स स्टोर होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स स्टोर होता है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आर स्टोर कहाँ पर, कार्बोक्सिसोम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है वॉलिटीन ग्रेन्यूल्स। ये हो गए वॉलिटीन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, दीज आर, ये क्या हो गए, वॉलिटीन ग्रेन्यूल्स। वॉलिटीन ग्रेन्यूल्स जिसमें क्या स्टोर होता है, फॉस्फेट, PO4 फॉस्फेट को स्टोर करता है। ठीक है, उसके बाद एक कंपोनेंट और है इसका, ये है मान लीजिए, ठीक है, ये है ब्लू वाला, इसके अंदर ये स्टोर है। ये हो गया ग्लाइकोजन बॉडी। ये हो गया ग्लाइकोजन बॉडी जिसमें वो क्या स्टोर किया है अपना, जिसमें वो अपना कार्बोहाइड्रेट स्टोर किया है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर किया है। ये आपके बेसिक कंपोनेंट ऑफ द प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल होता है। ठीक है, इसके अलावा बेसिक और भी कुछ होते हैं, बट इट डिपेंड ऑन द स्पेशलाइजेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल। लाइक कोई सल्फर ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया मान लीजिए सल्फर ग्रेन्यूल्स, सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, वहां पे सल्फर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका जो स्ट्रक्चर बना दिया हमने आपको सामने, यह एक बेसिक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आपको बन गया। इसके अलावा इसमें एक चीज आपको जो छूट रही है, इसमें मुझे जहां तक लग रहा है आपको ध्यान में गया होगा
सबसे ऊपर ये थ्रेड लाइन देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज फ्लैजेला। बैक्टीरिया में है फ्लैजेला, मे नॉट हैव फ्लैजेला। बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला हो भी सकता है, नहीं भी सकता है। अगर फ्लैजेला नहीं है, एट्राइकस। फ्लैजेला है, उसके बेसिस पे डिफरेंट कैटेगरी बनती है, लाइक मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरिट्राइकस, अलग टाइप बनती है, जिसको हम लोग आगे लेक्चर्स में कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इट इज ए टिपिकल जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। सब ध्यान से इसको देख लीजिएगा, कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब देख रहे हो इसको, ठीक है। दोबारा फिर समझा दे रहे हैं आपको, ये एक बैक्टीरियल सेल है। द सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोकैलिक्स है, सबसे पहला कंपोनेंट ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स जो आपका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट रिच कंपोनेंट होता है, आल्सो हैव अमीनो एसिड that exist either in slime layer either in capsule form, ठीक है। Inside to ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर सेकंड लेयर जो मोटी लेयर आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड सेकंड कंपोनेंट सेल वॉल। ये आपको सेकंड कंपोनेंट सेल वॉल होता है। सेल वॉल कंपोनेंट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इट इज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन, आल्सो कॉल्ड एज पेप्टाइडोग्लाइकॉन और म्यूरिन। अगर आपकी कंपोजिशन बात की जाए तो आप खुद समझ सकते हो, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, पेप्टाइड मींस प्रोटीन, ग्लाइकॉन मींस कार्बोहाइड्रेट, मींस दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। The third component of the prokaryotic cell is called as plasma membrane, ठीक है। The plasma membrane is of selective permeable in nature that only allows certain molecule inside and outside the cell, and this plasma membrane is folded at some places. This is called as fourth component of the prokaryotic cell, that is mesosome, and this mesosome is also site of respiration. Along with this, at this site the bacterial cell division takes place, ठीक है। फिफ्थ कंपोनेंट बात करें हम लोग तो आपका ये आ जाता है क्या, ये आपका सेकंड आपका न्यूक्लियोइड आ गया। फिफ्थ कंपोनेंट ये आपका न्यूक्लियोइड है, ठीक है। न्यूक्लियोइड इज द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया इज प्रेजेंट। द बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल और यूकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल में डिफरेंस पूछा जाए आपसे, तो आप क्या कहोगे कि बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये आपका क्या सर्कुलर होता है, ठीक है। द बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल इज सर्कुलर वेयर एज द यूकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल इज लॉन्गिट्यूडिनल। वो आपका क्या होता है, फोल्डेड फॉर्म में होता है, ठीक है, लीनियर एंड फोल्डेड फॉर्म में होता है, ठीक है। इस बात को हमेशा आप याद रखे रहिएगा। तो आपका फोर्थ फिफ्थ कंपोनेंट न्यूक्लियोइड हो गया, जिसमें सिक्स्थ कंपोनेंट किसकी बात करते हैं हम लोग, जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं। सेवेंथ कंपोनेंट में आपको कौन आता है, सेवेंथ कंपोनेंट में आपका मान लीजिए आपका ये आ गया वर्टिंग ग्रेन्यूल, जहां पे कौन स्टोर है आपका, फॉस्फेट स्टोर है। 8 कंपोनेंट में आपको कौन आ गया, 8 कंपोनेंट में आपका कार्बोक्सिल आ गया, जहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टोर है। 9 कंपोनेंट ग्रुप में कौन आ गया, 9 कंपोनेंट ग्रुप में आपका ग्लाइकोजन बॉडी आ गई, जहां पे आपका कार्बोहाइड्रेट स्टोर है। 10 कंपोनेंट ग्रुप में कौन आ गया, 10 कंपोनेंट ग्रुप में आपका राइबोसोम आ गया, जो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होती है। एंड द राइबोसोम इज प्रेजेंट ऑफ 70 S टाइप इन द बैक्टीरियल सेल। और उसके बाद 11th कंपोनेंट ग्रुप में कौन आ गया, सल्फर ग्रेन्यूल्स आ गया, जहां पे सल्फर स्टोर होता है। एंड दिस सल्फर ग्रेन्यूल्स ओनली प्रेजेंट इन स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ बैक्टीरिया व्हिच प्रेजेंट इन सल्फर रिच एनवायरनमेंट लाइक पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये सब, ठीक है। और बाकी ऑल दीस कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। ये आप जो बीच में डॉटेड लाइन देख रहे हो, ये क्या है आपका, ये आपका साइटोप्लाज्म है, जिसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स क्या हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल बैक्टीरियल सेल। सब ध्यान से इसको अच्छे से कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत होगा किसी भी कंपोनेंट के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उससे पूछ लीजिएगा, उसका आपको आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। पिछले टर्म पे हम लोग किंगडम मोनेरा लेक्चर नंबर 1 में द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए बैक्टीरियल सेल के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें आपको एक कंप्लीट बैक्टीरियल सेल के बारे में बताया था। बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, पूरा डिस्कस किया था पूरा होल। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर किसी को दिक्कत रहा होगा तो आप जरूर उसमें आप पूछिएगा हमसे, उसके बारे में आपको अलग से वीडियो बनाकर समझाया जाएगा, ठीक है। टुडे इन किंगडम मोनेरा लेक्चर 2 में उसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल या बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें आज है द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन आज हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, द बैक्टीरिया is classified on the basis of several categories.
बहुत सी कैटेगरीज हैं जिसके बेसिस पे बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन हमको करते हैं, लेकिन उन सब के बारे में आपको नहीं पढ़ना, आपको यहाँ बैठ के पीएचडी नहीं करनी है इसके बारे में। आपको सिर्फ उन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने हैं जिनसे क्वेश्चंस आपको पुटअप होते हैं इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या और इन योर बोर्ड एग्जाम्स और होम एग्जाम्स, ठीक है। तो हम सिर्फ उन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट पढ़ते हैं हम लोग, या बेसिस पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप, ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप। सेल शेप के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया को पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, अगर बैक्टीरियल सेल की बात करें, बैक्टीरियल सेल शेप की बात करें, इसमें बहुत से कंपोनेंट आते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट आता है कोकाई, कोकाई, ठीक है। कोकाई मीन्स राउंड शेप बैक्टीरिया, राउंड शेप बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया का कैसा शेप होगा बेटा? राउंड शेप की बैक्टीरिया होगी। कैसा स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर देखिए ऐसा, कोकाई, उसके न्यूक्लियस। अब ये जो कोकाई बैक्टीरिया है, इसके भी बहुत टाइप्स बनते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि बैक्टीरियल से वो आपकी जो कोकाई है उसमें कितनी सेल है। तो देखो, पहला है मोनोकॉकस, मोनोकॉकस। मोनोकॉकस मतलब ओनली वन सेल प्रेजेंट, ओनली वन बैक्टीरियल सेल इज प्रेजेंट। सिर्फ और सिर्फ एक ही बैक्टीरियल सेल क्या है आपकी प्रेजेंट, ठीक है। सेकेंड कंपोनेंट डिप्लोकॉकस, डिप्लोकॉकस, ठीक है। देयर इज टू बैक्टीरियल सेल इज प्रेजेंट, टू बैक्टीरियल सेल इज प्रेजेंट, डिप्लोकॉकस बैक्टीरिया, ठीक है। मतलब कैसा हो जाएगा इसका मतलब? एक ये, दूसरी डिप्लोकॉकस, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेप्टोकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस। The bacterial cell is present in chain form, ठीक है। The bacterial cell is present in chain form, ये chain form होती है, like स्ट्रेप्टोकॉकस pneumoniae, 1 2 3 4 5 6 चेन फॉर्म, ठीक। उसके बाद फोर्थ कंपोनेंट सार्सिनी, ठीक है। सार्सिनी, द कॉकस बैक्टीरियल सेल, द कॉकस bacterial cell is present in bunch form, ठीक है। ये bunch form like bunch of grapes form. This is certain type of cocci type of bacteria, ठीक है। Next type of bacteria है second bacillus bacteria, Bacillus bacteria. Bacillus bacteria means rod shaped bacteria, rod shaped bacteria like lactobacillus, ठीक है, which is present in your digestive system for the breaking of the component of milk and causing the curding of milk, lactobacillus bacteria.
ठीक है। रॉड शेप बैक्टीरिया, अगर इसका स्ट्रक्चर देखिएगा आप लोग तो ये ऐसे होती है, रॉड शेप फॉर्म होती है, ठीक है, ये रॉड शेप फॉर्म होती है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप बैक्टीरिया है, थर्ड टाइप कॉमा शेप बैक्टीरिया। Comma shaped bacteria, also called as Vibrio cholerae, ठीक है, ऐसे कॉमा शेप बैक्टीरिया, ठीक है। फिर आता है फोर्थ टाइप स्पाइरल टाइप, स्पाइरल टाइप, एग्जाम्पल स्पाइरिलम बैक्टीरिया। ये कैसे होती है? लाइक दिस, स्पाइरल शेप। स्क्रू देखे होंगे अपने घर में, आप स्क्रू देखे होंगे, जो स्क्रू का जैसा होता है स्ट्रक्चर, वैसा ही आपका इसका भी स्ट्रक्चर होता है। तो दीज आर सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। वन इज राउंड शेप बैक्टीरिया, कोकाई, another one is rod shape bacteria, bacillus, another one is comma shape, vibrio type, another one is spiral type, ठीक है। ये तो हो गया किसके बेसिस पे? उसके सेल शेप के बेसिस पे। सेकंड हम लोग पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, ऑन द बेसिस ऑफ मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। आप लोग साथ साथ नोट करते रहिएगा, क्योंकि आप बैठेंगे तो फिर आपको टाइम लगेगा नोट करने में, इसलिए जैसे जैसे आप सुनते जा रहे हो लेक्चर, आप सुनते रहिए, देखते रहिए और उसको नोट अपनी कॉपी में जरूर करते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सेकंड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ मोटिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ मोटिलिटी, यानी बैक्टीरिया के मूवमेंट के बेसिस पे, ठीक है। बैक्टीरियल मूवमेंट बेसिस पे आपका फिर से टाइप ऑफ बैक्टीरिया बनता है, जिसमें सबसे पहला, अच्छा पहली बात तो ये समझिए, द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया इज ऑफ फ्लैजेला, ठीक है। बैक्टीरिया में जो उसके मूवमेंट के लिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर होता है, वो कौन है? फ्लैजेला। एक बात और ध्यान समझिएगा, शायद आप लोग अपने प्रीवियस सेक्शन में पढ़े होंगे, क्लास में पढ़े होंगे कि देयर आर सम अदर्स मोटिलिटी स्ट्रक्चर आल्सो प्रेजेंट इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक सीलिया, ठीक है। एक तो फ्लैजेला समझ दिया ही है, ठीक है। दूसरा कॉमन जो आपका और होता है सीलिया, ठीक है। तो फ्लैजेला और सीलिया में बेसिक जो डिफरेंस होता है, उसके साइज के बेसिस पे डिफरेंस होता है और उसके मूवमेंट के बेसिस पे भी डिफरेंस होता है। फ्लैजेला की साइज बहुत बड़ी होती है, वेयर सीलिया साइज क्या होती है आपकी, इसके कंपैरिजन में स्मॉल होती है। सीलिया इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बेसिकली ऑफ, इसमें क्या कहते हैं, प्रोटोजोअन्स में। इसके अलावा हायर ऑर्गेनिज्म, हम लोग के केस में भी आपकी सीलिएटेड आपकी सेल्स पाई जाती हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द कंपोनेंट्स में, वहां भी पाई जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोअर ऑर्गेनिजम्स में ही, हम लोग में भी है, ठीक है। लेकिन लोअर ऑर्गेनिजम्स में अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो वहां पर आपकी स्पेशलाइज्ड लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है, इसको किस नाम जानते हैं हम लोग? फ्लैजेला नाम जानते हैं। अब फ्लैजेला है नहीं है तो कितना है, कैसे अरेंजमेंट है, इसके बेसिस पे इसके फिर से आपके टाइप्स बनते हैं। देखिए सब लोग ध्यान से, सबसे पहला टाइप बनता है ए ट्राइकस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ए ट्राइकस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ए ट्राइकस का मतलब क्या हो जाएगा कि हियर फ्लैजेला इज एब्सेंट, यहां फ्लैजेला एब्सेंट होता है, यानी इस टाइप के बैक्टीरिया जो होते हैं वो मूवमेंट को शो नहीं करते हैं, ठीक है। यानी वो अपने प्लेस पे मूव नहीं कर पाते, अपने से मूव नहीं कर पाते हैं, हाँ
ये अलग बात है अगर कोई एक्सटर्नल फिजिकल फैक्टर उन पे आपका इफेक्ट होती है, देन वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड कंपोनेंट में आपका आता है मोनोट्राइकस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो इसमें एग्जांपल में कोकाई समथिंग होती है, कोकाई बैक्टीरिया कॉमनली आपकी क्या होती हैं, ए ट्राइकस टाइप की होती है, सारे नहीं कुछ ऐसे होते हैं। मोनोट्राइकस बैक्टीरिया यहाँ आप लिख सकते हैं, आप बाद में लोग ऐसे कैसे लिखिए, सम कोकाई बैक्टीरिया, सम कोकाई बैक्टीरिया। नेक्स्ट है मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया हैव वन फ्लैगेला, have one flagella at one end, एक एंड पर एक फ्लैगेला क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसमें कॉमन एग्जांपल आपको बैसिलस मिलती हैं, सम बैसिलस बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस। अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे आप लोग, have one flagella at one end, ये हो गया आपका flagella, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड टाइप एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस means have one flagella at both end, one flagella at both end, दोनों एंड पर एक एक फ्लैगेला पाया जाता है, ठीक, एक एंड पर ऐसे, एक एंड पर ऐसे, टू फ्लैगेला। नेक्स्ट है फोर्थ लोफोट्राइकस, ठीक है। इसमें क्या होगा, ग्रुप ऑफ फ्लैगेला, ग्रुप ऑफ फ्लैगेला एट वन एंड, एक एंड पर ग्रुप ऑफ फ्लैगेला होगा। इसका स्ट्रक्चर देखोगे अगर आप, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ पेरीट्राइकस, ठीक है। फ्लैगेला present all over the surface area, flagella present all over surface area। एग्जाम्पल्स के अच्छे है एसेचिया कोलाई, ये बैक्टीरिया है, इसके न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ फ्लैगेला होगा, फ्लैगेला इज प्रेजेंट ऑल ओवर इट्स सरफेस, ठीक है। तो दिस इज द टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्लैगेला, ठीक है। दोबारा फिर बात समझिएगा, the flagella is the structure which is responsible for the locomotion of bacteria, जो बैक्टीरिया लोकोमोशन करने के लिए रिस्पांसिबल होता है। अब फ्लैगेला है कितना है, कैसे, इसके बेसिस पे सबसे पहला ए ट्राइकस, ए ट्राइकस हैव एब्सेंट फ्लैगेला, यहाँ फ्लैगेला होते नहीं है। कोकाई टाइप बैक्टीरिया कॉमनली आपकी ए ट्राइकस में आती है। मोनोट्राइकस बैक्टीरिया हैव ओनली वन फ्लैगेला एट वन एंड, एग्जांपल में कॉमनली बैसिलस बैक्टीरिया इस टाइप के फीचर को शो करती है। एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया हैव वन फ्लैगेला एट बोथ एंड, दोनों एंड पर एक फ्लैगेला पाई जाती है, समझे। लोफोट्राइकस में आपका क्या होगा, ग्रुप ऑफ फ्लैगेला एट वन एंड, एंड लास्ट वन इज द पेरीट्राइकस, जिसमें पूरी सरफेस पे क्या हो गया आपकी
फैला भी पाई जाती है। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोटिलिटी। तीसरा पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। थर्ड टाइप, on the basis of their nature, उनके नेचर के बेसिस पे, ठीक है, सब ध्यान समझिएगा। अगर बात करें उनके नेचर की तो देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ बैक्टीरिया, देयर आर टू टाइप ऑफ बैक्टीरिया या थ्री टाइप ऑफ बैक्टीरिया, थ्री टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, उनके नेचर बेसिस पे, उनके मोड ऑफ लिविंग बेसिस पे, मोड ऑफ इंटरेक्शन बेसिस पे, ठीक है। आपके तीन टाइप बैक्टीरिया होती हैं। सबसे पहला आपको जो होती हैं, द फर्स्ट वन बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज पॉजिटिव बैक्टीरियंस या यूजफुल बैक्टीरिया। यूजफुल बैक्टीरिया, ठीक। These bacteria are non-pathogenic to us, ठीक है। These bacteria are non-pathogenic to us। ये हमारे लिए non-pathogenic होती है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि they are the good friend, they are the good friend of our gastrointestinal flora, gastrointestinal flora। हमारे gastrointestinal flora के लिए ये गुड फ्रेंड्स होते हैं, जो उसमें क्या करते हैं, आपका हमको क्या हेल्प करते हैं, या सर्टेन सिंथेसिस ऑफ विटामिन्स का सिंथेसिस करते हैं। लाइक सबसे एग्जांपल आपका ई कोलाई है। एग्जांपल में ई कोलाई प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पाई जाती है, which synthesizes vitamin K for us, which synthesizes vitamin K for us। ये हमारे लिए यूजफुल भी हो गई, ठीक है। उसके बाद दूसरी टाइप बैक्टीरिया जो आती हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया, जो हमारे लिए हार्मफुल होती है, ठीक है। एग्जांपल में या लिख सकते हो, these are pathogenic bacteria that causes disease to us, जो हमको डिजीज कॉज करती हैं। इसमें एग्जाम्पल बहुत से हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला है साल्मोनेला टाइफी, दिस कॉज टाइफाइड टू अस, ये हमें टाइफाइड कॉज करती है। दूसरा विब्रियो कॉलेरी, दिस कॉज कॉलेरा टू अस, ये हमको कॉलेरा कॉज करती है। उसके बाद तीसरे एग्जांपल में क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, ये सब आप नाम जरूर नोट करिए, क्योंकि ये नाम आपको किताब में बहुत जगह मिलेगा,
ठीक है, और खोजते रहोगे आपको जल्दी नहीं मिलता है, इसलिए ये सारे नाम आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, तो आपको इससे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा, खास तौर से अगर आप बीएससी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका जैसे लाइक एग्जांपल बीएचयू, एएमयू, उन सब एग्जाम में ये कॉमन हर साल का फिक्स क्वेश्चन आपका ये है कि कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा कॉज करता है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी दैट कॉजेस टिटेनस, ये क्या कॉज करता है हमको, टिटेनस, कॉमनली क्या बोलते हैं इसको, लॉक जॉ, ठीक है। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स बता देते हैं आप लोगों को हम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस ये कॉज करता है टीबी, ठीक है। टीबी से एक चीज हमको याद आ गया कि आप लोग अक्सर कंफ्यूज होते हो, टीबी का नाम जैसे आप सुनिए तो आप कहते हो टीबी मतलब कहाँ होता है, लंग्स में, फेफड़े में आपके, जरूरी नहीं है, ध्यान समझिएगा। टीबी इज द डिजीज ऑफ बोन्स, टीबी इज द डिजीज ऑफ योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इन टीबी आपकी बॉडी में पूरी कहीं हो सकती है, जरूरी नहीं कि सिर्फ लंग्स में ही हो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द टीबी ओनली अकर्स इन योर लंग्स। टीबी आपके लंग्स में तो होती ही है, आपकी टीबी बोन्स में भी होती है, आपकी टीबी इंटेस्टाइन में भी होती है, कहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपका बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट है। और एक्चुअली में ये बैक्टीरिया करते क्या है, ये बैक्टीरिया आपके टिश्यूज लेजन मतलब टिश्यूज को डेट करते हैं और वहां क्या करते हैं, वहां पे डेड स्पॉट क्रिएट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द नेचर ऑफ टीबी। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आपका हेलियोबैक्टीरियम पाइलोरी, हेलियोबैक्टीरियम पाइलोरी, ठीक है, हेलियोबैक्टीरियम पाइलोरी, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर उसकी प्रीवियस ईयर बीएचयू इंट्रेंस पूछा गया हुआ है। हेलियोबैक्टीरियम पाइलोरी दैट कॉजेज अल्सर ऑफ योर स्टमक, ठीक है, अल्सर ऑफ स्टमक, ठीक है, अल्सर ऑफ स्टमक कॉज करने के लिए रिस्पांसिबल होता है। अब एक बात और सुनिएगा, अल्सर ऑफ इंटेस्टाइन अलग होता है, अल्सर ऑफ स्टमक अलग होता है। अल्सर ऑफ इंटेस्टाइन जो होती है वो आपका टीनिया सोडियम कॉज करती है, ठीक है, और अल्सर ऑफ आपका क्या कहते हैं स्टमक हेलियोबैक्टीरियम पाइलोरी कॉज करती है। लेकिन अल्सर ऑफ स्टमक के लिए हमेशा रिस्पांसिबल फैक्टर आपका ये नहीं होता है, sometimes the excessive HCl secrete in your digestive tract or sometimes excessive HCl secrete in your stomach due to the hungriness of more than 2, 3, 4, 5 days। अगर 2 से 3, 4 दिन 5 दिन आप भूखे रहते हो तो आप आप भूखे तो है, आपके स्टमक में कुछ नहीं है, लेकिन HCl परमानेंट रिलीज होता रहता है, that is from ऑक्जेंटिक सेल ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड। आपको उसके बारे में आगे पढ़ना इसी चैप्टर इसी क्लास में, आपको जब ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया जाएगा तो वहां बताया जाएगा आपको कि ऑक्जेंटिक सेल्स आर और पैरेटल सेल्स आर स्पेसिफिक सेल्स दैट आर रिस्पांसिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ HCl एंड दिस सेल या सीक्रेट आइदर आप खाना खाओ चाहे मत खाओ आपका सीक्रेट होगा। और अगर आप भूखे रहते हो ज्यादा समय के लिए तो ये HCl दैट कॉजेज द कोरोजन ऑफ योर इंटेस्टाइनल इंटरनल causes the corrosion of your internal wall of stomach also responsible for the ulcer। तो अल्सर ऑफ स्टमक के लिए आपकी ये बैक्टीरिया रिस्पांसिबल है, साथ साथ में आपका नॉन बैक्टीरियल नेचर भी आपका दैट इज HCl के कारण भी आपको कभी-कभी अल्सर को दिखने को मिलता है, ठीक है। दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ 3 फैक्टर, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोटिलिटी एंड थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग पढ़ना है आपका बैक्टीरियल के कंपोनेंट्स, ठीक है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।